हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोसोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले बता दूं, माई सेल्फ प्रोफेसर शशांक जोशिया, आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस छतरपुर। तो हम पोसोलॉजी शुरू कर रहे हैं। पोसोलॉजी में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और कुछ इसमें और भी टॉपिक्स हैं जिनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम पोसोलॉजी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। पोसोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये पोसोलॉजी वर्ड है, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक होता है पोसोस और दूसरा होता है लोगोस। पोसोस का मीन जो होता है वो होता है हाउस, और लोगोस का जो मीन होता है वो होता है साइंस। तो पोसोलॉजी का मीन हुआ, पोसोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हाउ मच को कैलकुलेट करते हैं, ड्रग कितनी लेनी है उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। फिर से डोज ऑफ ड्रग बिकॉज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। ड्रग जो होती है उसकी क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहती है। कई प्रकार के फैक्टर्स काम करते हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि पोसोलॉजी में जो भी डोज लेते हैं ये फिक्स रहते हैं। साथ में वह डोज होता है पोसोलॉजी में वो डोज काउंट किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिले, वह फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिले जिससे वह ठीक हो, उसकी जो मेडिकेट कंडीशन है सुधर जाए। ऑफिशियल डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन फार्माकोपिया, इन डोज के बारे में जानकारी फार्माकोपिया जो कि हमारी फार्मेसी की किताब है इसमें डिस्कस किया गया है। कौन सा डोज कितने समय तक या 24 घंटे में कितना समय तक रहेगा ये इसमें बताया जाता है। इसको हम समझने के लिए एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम थेरेप्यूटिक रेंज, और ये होता है टॉक्सिक इफेक्ट और ये होता है इफेक्टिव रेंज। ये ग्राफ जो होता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाया जाता है। अब जब हम कोई ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो ड्रग धीरे धीरे हमारे ब्लड में बढ़ती है और कुछ समय के बाद ये अपने पीक टाइम पे पहुंच जाती है। जब ये अपने पीक टाइम पे पहुंचती है तो इसके बाद इसका कंसंट्रेशन ब्लड से कम होने लगता है। इसका रीजन होता है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, और धीरे धीरे क्वांटिटी कम होने लग जाती है। इसमें हमें बेसिकली क्या देखना है, पोसोलॉजी में हम क्या समझना चाहेंगे। कंट्रोल करते हैं टॉक्सिक लेवल और इफेक्टिव लेवल के बीच में जो रेंज होती है उसको हम थेरेप्यूटिक रेंज कहते हैं, और उसी के हिसाब से हम पोसोलॉजी का डोज बनाया करते हैं। अगर कोई डोज इस रेंज से बाहर चला जाए तो साइड इफेक्ट मिलेंगे, और उससे कम अगर आता है तो उसका इफेक्ट नहीं मिलता है। मतलब हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए है, पेशेंट को ठीक करना है, तो हमेशा दुनिया का हर डोज इस रेंज में बनाया जाता है और इसकी स्टडी हम पोसोलॉजी में करते हैं। अब हम इसके बाद कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। ये हमारी डेफिनेशन अपन ने जो पढ़ी थी उसी के हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। आइडियल डोज ऑफ मेडिसिन ओनली प्रोड्यूस फार्माकोलॉजी, मतलब हमें आइडियल डोज देना है। हमारा पहला टारगेट होता है इसका आइडियल डोज। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए है। हमें क्या चाहिए इसके लिए, आइडियल डोज। आइडियल डोज का मीन्स होता है
जो थेरापेटिक रेंज में हम लेते हैं उसको हम आइडियल डोज समझते हैं। ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण से हम मेडिसिन में जो मेडिसिन देते हैं हमेशा एक रेंज में देते हैं। फॉर एग्जांपल से पैरासिटामोल हम दिन में 4 बार खा सकते हैं, इसके अलावा अगर हम खा लेते हैं तो वो टॉक्सिक रेंज में आ जाता है। ठीक है, तो हम इसके जो फैक्टर्स हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं कि एडल्ट को या बच्चों को या महिलाओं को कितना डोज लेना है उसको काउंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, environmental factor, emotional factor, presence of disease, accumulation, heterogeneous synergy, antagonism, idiopathic tolerance, tachyphylaxis and metabolic disturbance। तो हम वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। एज बहुत बड़ा फैक्टर है। समय के साथ जो एज होती है वो एक समय होता है, ड्यूरेशन होता है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी की सर्फेस होती है। तो इसमें हम अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको हम बॉडी सरफेस से भी समझ सकते हैं, बॉडी सरफेस से समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा 5 साल का है, एक एडल्ट है जो 20 साल का है और एक जेनेटिक पेशेंट है जो कि 80 साल का है। इन तीनों के लिए हमें अलग अलग क्वांटिटी देनी होती है ड्रग की, क्योंकि बच्चे का जो सरफेस एरिया है एज के अकॉर्डिंग कम होता है, उसको हम ज्यादा क्वांटिटी देंगे तो फिर वो टॉक्सिक हो जाएगा, इसलिए उसकी डोज जो होगी वो कम होगी। एडल्ट की बच्चे की कंपेरिजन में ज्यादा होगी और जो जेनेटिक पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन अकॉर्डिंग हम ये डोज काउंट करते हैं। तो एज के हिसाब से भी ये डोज बदल जाएगा। नीड हाई अमाउंट ऑफ डोज देन चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल। अगर हाई अमाउंट ऑफ डोज हम चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल को देते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू एक्सक्रीट द ड्रग एज एडल्ट, वो उतनी ज्यादा अच्छी तरह से एडल्ट की तरह उस ड्रग को डायग्नोज नहीं कर सकते, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए हमें उनको कुछ क्वांटिटी कम देनी होती है, जबकि चिल्ड्रन के बजाय एडल्ट को ज्यादा क्वांटिटी दिया जाता है। इसका सेक्स देखें तो जैसे वोमेन है, वोमेन की जो फिजियोलॉजी होती है वो अलग होती है, मैन की अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ड्रग देनी होती है। जैसे मॉर्फिन जो होता है ये प्रोड्यूस एक्साइटमेंट बिफोर सेडेशन, तो ये क्या करता है, सेडेशन कॉज करता है, प्रोड्यूस करता है एक्साइटमेंट, हैपेंस इन मैन। तो ऐसी प्रेगनेंसी टाइम देखा जाए तो मेंस में प्रेगनेंसी नहीं होती, वोमेन में होती है, तो वोमेन की ड्रग की क्लास अलग होती है। आयरन जब हम देते हैं तो वोमेन के लिए कुछ क्वांटिटी ज़्यादा देनी होती है, अमाउंट ज़्यादा देनी होती है, जबकि मेल में कुछ कम देनी होती है बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ आयरन मोर देन द मैन। इसके बाद बॉडी वेट। बॉडी वेट में हम देखते हैं जैसे किसी का वजन 40 किलो है, किसी का 80 किलो है या 100 किलो है, तो बॉडी वजन का जो वेट बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं, ब्लड के साथ जो न्यूट्रिशंस जाते हैं, ब्लड की क्वांटिटी उसकी क्वांटिटी की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, सेल डिफरेंट। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये इसका डोज वेरिएशन किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है या कम किया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। चिल्ड्रन या ओबेस पेशेंट में हम इसकी को अच्छे समझ सकते हैं, बच्चों को कम डोज देना होता है और ओबेस मतलब मोटापा है तो उनको ज़्यादा डोज की जरूरत पड़ा है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस तरह से ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बॉडी के अंदर कैसे पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए ओरल रूट नीड हाई डोज। जैसे ओरल रूट है उसके लिए हमें ज़्यादा डोज देना पड़ता है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं पहुंचता, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा डोज दिया जाता है। तो ओरल रूट में हमेशा हाई डोज दिया जाता है बिकॉज क्यों, क्योंकि ये स्टोन से होते हुए ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगी ओरल। जबकि अगर हम देखें इंट्रावीनस जो होती है वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है डायरेक्ट, इसकी क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी, लेस अमाउंट देंगे। इस तरह से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है ड्रग को पेशेंट को देने में।
टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस समय में कौन सी ड्रग दे रहे हैं। जैसे एंटासिड है, एंटासिड जो होती है ये एसिडिटी को कम करने के लिए दी जाती है ड्रग, ये एंटासिड कहलाती है। इनको ज्यादातर क्या करते हैं बिफोर 1 आवर ऑफ मील, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में ही हम ये दिया करते हैं, बिकॉज क्योंकि उस समय जब रहते हैं तो हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक क्या होता है, एम्प्टी होता है, तो ये बहुत बेटर तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बेटर होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बेटर होता है, इसलिए हम खाली पेट लेते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसी ड्रग है जैसे कि पैरासिटामोल, पीसीएम बोलते हैं, इनको खाना खाने के बाद ही लेते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें इसके हिसाब से ड्रग को देने होंगे। अब हम देखें एनवायरमेंटल फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कुछ दवाइयाँ डे टाइम पे ली जाती हैं, ये क्या करती हैं, ज़्यादा अच्छे से असर करती हैं अगर दिन में। कुछ ऐसी होती है जिनको रात में लेते हैं, जिसकी सेडेटिव ड्रग होती है, वो मोर इफेक्टिव होती है नाइट, कब होती है मोर इफेक्टिव, नाइट, मोर इफेक्टिव एट नाइट। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेडेटिव ड्रग होती है वो खाने से नींद आती है, जबकि जो सुबह होती है, सुबह के टाइम पे सनराइजिंग हो रहा होता है, उस समय पे हम ये ड्रग लेते हैं तो ये अपना इफेक्ट देती है लेकिन बहुत कम देती है, उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, आलस आता है लेकिन प्रॉपर नींद नहीं होती, इनका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इससे हमारे ब्रेन को सप्रेशन करने में हेल्प नहीं मिल पाती, रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता, इसलिए इस प्रकार की दवाई को नाइट में दिया जाता है। और दूसरी खास बात ये भी नाइट में लेने से हम नाइट में सोते हैं और रात में इनको दवाई को खाने से भी नींद आती है, तो ये प्रॉपर अपना काम कर पाते हैं। ये छोटे क्लास की ड्रग होती है, इसमें आती है इस तरीके से। ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी दवा कब खाना है, ये भी फिजियोलॉजी में एनवायरमेंटल फैक्टर से काउंट किया जाता है। इमोशनल फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ डॉक्टर जो होता है वो इसमें काउंट करते हैं। डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट से जब ट्रीट करता है तो वो बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल हैप्पी तरीके से आप पेशेंट से बात करता है, ताकि पेशेंट को बीमारी में और बीमारी फील ना हो, कुछ गुड बेटर फीलिंग टाइप से उसको महसूस हो। तो इससे क्या होता है, उससे जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रिपेयर हो जाता है अपनी डिसीज डिसऑर्डर के लिए या बीमारी के प्रति, तो उसको कुछ हेल्प मिलती है और वैसा ही हमारा सिस्टम भी काम करने लगता है। इसलिए कहानी भी है कि ये दो चोर हैं, जिन्हें चोर हैं या मुजरिम हैं, उनको कारावास में दिया गया, बंद कर दिया गया और काल कोठरी में जिसमें एकदम काला अंधेरा रहता है, और दोनों जगह पे एक जगह रस्सी डाल दी गई, एक जगह क्या किया गया, जगह सर्प को रखा गया, स्नेक। जहाँ स्नेक या सर्प था वहाँ बोला गया उसको ये रस्सी है, आराम से रहना, और जहाँ पे रस्सी डाली गई वहाँ बोला गया ये क्या है, स्नेक है, तो थोड़ा सा आप जाना काला सुबह ही। तो दोनों पेशेंट में क्या हुआ, जहाँ पे रस्सी पड़ी थी वो पेशेंट जब उसका पैर वहाँ पड़ा उस रस्सी के पास, तो वो हार्ट अटैक से हार्ट फेल हो गया उसका और मर गया। जबकि जहाँ पे सर्प था, स्नेक था, उसको ये मैं पता था कि रस्सी है, तो उस वजह से वो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी ने वर्क की, एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ और वो कोई खास इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा। तो इस तरह से ये इमोशनल फैक्टर जो हम सोचते हैं उस तरीके से हमारे सारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन होने लग जाती हैं, इस तरीके से काम करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ डिसीज के प्रेजेंस। तो इसमें हम ये देखते हैं कोई जैसे फीवर लिए कोई पेशेंट आया है, उसको कोई पहले से बीमारी है, कोई शुगर की बीमारी हो सकती है या कोई और दूसरी बीमारी हो सकती है, तो अगर वो पेशेंट डॉक्टर को नहीं बताए तो वो उस बीमारी के साइड में उसके साथ जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सिरप पिया, सिरप जो है शुगर वाली है और उसने वो शुगर पी तो उसका शुगर लेवल बढ़ गया। तो ये प्रेजेंस ऑफ डिसीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिसीज के बारे में डॉक्टर को ना बताया जाए तो हो सकता है बीमारी पेशेंट की बढ़ जाए। जैसे लिवर सिरोसिस, अगर किसी को लिवर सिरोसिस की समस्या है और उसने इस क्लास की ड्रग ली हुई है क्लोरोप्रोमाजीन, तो उसको बहुत ही भयानक प्रभाव उसके मिल सकते हैं। फीवर पेशेंट के बेटर टॉलरेट एंटीबायोटिक ड्रग देन नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है नॉर्मल कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छे से उसको टॉलरेट कर पाते हैं। अगला है एक्यूमुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है।
इसमें क्या करते हैं हम बॉडी में जो ड्रग की कंसंट्रेशन लेते हैं कई बार कुछ कारण से, जैसे किडनी की फिल्ट्रेशन रेट गिर गई है किसी ड्रग के कारण, तो ये हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। अब क्या हो जाता है, टॉक्सिक रेंज में हमारे हो जाता है और उससे स्लोली एक्सप्रेशन के कारण टॉक्सिसिटी में बॉडी बढ़ जाएगा। इसका ध्यान रखना है। एडिटिव का मतलब है जब हम कोई ड्रग के साथ कोई दूसरी ड्रग दें तो दोनों ड्रग अपना सेपरेट इफेक्ट को ओवरऑल बढ़ा लें, तो उसको हम एडिटिव कहते हैं। मतलब दो ड्रग हैं, दो या से ज्यादा ड्रग तो आपस में मिलके टोटल एक्शन जो होता है बढ़ जाएगा इंडिविजुअल। इसके बाद हम और आगे अगले पॉइंट में चले अगर तो सिनर्जी जो है ये भी एडिटिव की तरह ही है, थोड़ा सा सिर्फ फर्क है। सिनर्जी जो होता है डिबेट डिजायर एक्शन, जबकि हमें सिनर्जी एक्शन चाहिए होता है जिसमें कि वैसे जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं दो या दो से ज्यादा कोई ड्रग ली जाती है तब कभी कभी क्या होता है ड्रग जो अपना एक्शन देती है उससे और ज्यादा अपना एक्शन देती है। अगर इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल से और ज्यादा प्लस इफेक्ट दे रहे हैं तो उसको हम सिनर्जी कहा जाता है। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है, ऐसे करने से पैरासिटामोल एसिडोसाइक्लिन और सेरोटोपेप्टाइड डी ये जो तीन करते हैं ये अपना पॉजिटिव और प्लस इफेक्ट दिया है। एंटागोनिस्ट में उल्टा होता है, एंटा मतलब होता है एंटी, एंटी मतलब जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को या तो खत्म कर दे या कम कर दे उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। जैसे मैग्नीशिया है, ये अगर दिया जाए तो ऐसे पॉइंट इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका ये है। ऐसे आइडियल सिंथेसिस है, आइडियल सिंथेसिस में क्या करते हैं ये सिनर्जी का एडवांस है जिसमें हम नुकसान भी देखते हैं। एक्स्ट्रा इफेक्ट ऑफ ड्रग मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलते हैं। इसमें होता क्या है जब दो जैसे अलग अलग ड्रग दिया करते हैं तो कई बार कुछ ड्रग आपस में बढ़ने के बजाय बहुत ओवर इफेक्ट बढ़ा लेती है, टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है, तो उसको आइडियल सिंथेसिस कहा जाता है। इसके बाद हम टॉलरेंस को समझ सकते हैं कि कोलिन इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, कान में रीडिंग वगैरह आप सुनाई देती है। टॉलरेंस मतलब ये होता है लार्ज डोज ऑफ ड्रग ऑप्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल डोज। जो लार्ज डोज होता है उसको टॉलरेट करना थोड़ा सा कठिन होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डोज, तो हम इसको क्या करते हैं टॉलरेंस रेट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग है तो इसमें क्या करते हैं ओरल टू पेरेंटल में एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर देते हैं ताकि ये हमें टॉलरेंस प्रॉपर मिले, जीरो टॉलरेंस हमें नहीं चाहिए। अल्कोहलिक पर्सन कोई है तो अगर हम उसको नॉर्मल कोई दवा देते हैं जिसमें सेडेशन आता है, नींद आती है, तो अगर वो अल्कोहलिक होता है तो उसको वो इफेक्ट कम हो जाता है, ये हम इसमें टॉलरेंस रेट कम हो जाता है। अब हम देखते हैं टैकीकार्डिस। टैकीकार्डिस में क्या होता है, टैकीकार्डिस में क्या होता है मतलब जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है शॉर्ट इंटरवल कुछ समय के लिए ये एक्शन जो कि डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, जो रिसेप्टर हमारे सेल में हुआ करते हैं वो कई बार बंद हो जाते हैं तो ड्रग की क्या होती है टॉक्सिसिटी बढ़ने लग जाती है शॉर्ट इंटरवल शॉर्ट एक्शन के बाद, इसको हम टैकीकार्डिस कहा करते हैं। और आखिर में ब्रीफाइटिस का एग्जांपल इसमें हम पढ़ा करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, मतलब ड्रग का इफेक्ट जब बदल जाए बॉडी में, जैसे कि टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाए, हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है वो अगर बढ़ जाए या घट जाए, इन दोनों कंडीशन में ये चेंज हो जाता है हमारे ड्रग का एक्शन, तो इसको मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं। पेशेंट को एटियोलॉजी में बताना होता है कि अगर उसको मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है तो डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से पोसोलॉजी और डोज काउंटर उसको बेटर डोज दे पाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पोसोलॉजी के फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। और इस तरह से पोसोलॉजी के फैक्टर करके काउंट
करके अपनी पोस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग डोज काउंट करते हैं और बेटर डोज पेशेंट को देकर, बेटर थेरेपेटिक इफेक्ट देकर उसको पेशेंट को ठीक करते हैं, क्योर करते हैं। थैंक यू। इस तरह से हम अपने अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे।